दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। आप अपील करने का ये बैठे को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मेरे भाइयों बुजुर्गों और इतनी बड़ी तादाद में जो बहनें आई हैं, पहले मुझे एक बात करने दो कि रमजानुल मुबारक की तपती हुई दोपहर में घंटों से मौजूद यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के जज्बे को, उनकी मोहब्बत को, उनकी मियां साहब से मोहब्बत को, जमात से मोहब्बत को, पाकिस्तान से मोहब्बत को मैं सलाम पेश करती हूँ। अच्छा चलो, अब बात सुननी नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अब बात सुननी है ना, बात सुननी है तो फिर आराम से सुनो, वरना मुझे चीखना पड़ेगा, क्या फायदा होगा। बाद में हम सब मिलके नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ आए नारे लगाने के लिए, हम मिलके नारा लगाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे मुस्लिम लीग नून के शेरों, कौमों की तकदीरों में कभी कभार ऐसे लम्हात आते हैं जब कोई जुर्रतमंदाना फैसला, कभी कोई बरवक्त फैसला, कभी कोई बहादुर फैसला कौम की तकदीर हमेशा के लिए संवार देता है। पता है ना वो जुर्रतमंद फैसला करने वाला कौन था? वो बहादुर लीडर कौन था? वो जुर्रतमंदाना लीडर कौन था? जिसने 28 मई 1998 में 6 धमाके करके पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी थी, पाकिस्तान का जो दिफा था, वो नाकाबिले तस्खीर बना दिया आने वाले सब वक्तों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुल्क और कौम का मोहसिन, पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने वाला, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एटमी कुव्वत के तौर पर मुतारिफ कराने वाला कहां बैठा है? पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाला आज कोट लखपत जेल में सलाखों के पीछे कैद है। जिसने, देखो भाइयों, जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जुल्फकार अली भुट्टो, हम बतौर पाकिस्तानी उसको भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। वो कहा उसको फांसी हो गई, और जिसने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए, वो आज 70 साल की उम्र में बीमार है, मगर अपने मुल्क और कौम की खातिर जेल की सलाखों के पीछे बंद है। और भाइयों, पता है ना कि नवाज शरीफ को धमाके ना करने के लिए उस वक्त कितने अरब डॉलर की ऑफर हुई थी? 5 अरब डॉलर की ऑफर हुई थी। और उस वक्त के अमेरिकी सदर क्लिंटन ने 5 मर्तबा फोन करके नवाज शरीफ को कहा कि ये धमाके मत करो, लेकिन नवाज शरीफ ने ना अमेरिकी सदर की कॉलों की परवाह की, ना उसने 5 अरब डॉलर को वो खातिर में लाया, और उसने अवाम की उमंगों का जवाब दिया। मुल्क ने उसको पुकारा तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से एटमी कुव्वत बना दिया। भाइयों, शेरों, जानते हो ना कि इस वक्त सिर्फ धमाके नहीं किए थे भारत ने अपनी फौजें जो है वो बॉर्डर पे खड़ी कर दी थी लाकर।
उस वक्त तो नवाज शरीफ ने ये शिकायत नहीं की कि मैं भारतीय वजीर आजम को फोन करता हूं, वो मेरा फोन नहीं सुनता। उसने तो गिला नहीं किया कि मैं फोन करता हूं, मेरा फोन नहीं सुना जाता। और मेरे भाइयों, फोन क्यों नहीं सुना जाता? लोग आपसे बात क्यों नहीं करते? दुनिया आपको क्यों नहीं मानती? इसलिए नहीं मानती कि तुम चोर दरवाजे से हुकूमत में आए हो। तुम्हारी दुनिया की नजर में ना कोई इज्जत है, ना कोई स्टैंडिंग है, क्योंकि तुम्हारा जो लक़ब है वो एक मोहरा है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो और वोट चोरी करके, आपके वोट चोरी करके, अवाम के वोट चोरी करके तुम इक़्तिदार में आए हो। इसीलिए तुम्हें दुनिया का कोई वज़ीर आज़म नहीं मानता, तुम्हें कोई दुनिया का मुल्क इज्जत देने को तैयार नहीं है। दुनिया को मकाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और भाइयों, ये वही मोदी है ना जो इमरान खान का फोन नहीं सुन रहा था? ये वही मोदी है ना जो चल के नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान में चल के आया था? वही वाजपेयी है ना जो पाकिस्तान में आपके पास चल के आया था, पाकिस्तान की धरती पे कदम रखा था? वही है ना जो आज आपका फोन नहीं सुन रहा? तो उस वक्त तुमने कहा मोदी का यार। हम तुम्हें मोदी का यार नहीं कहते। हम इसलिए तुम्हें मोदी का यार नहीं कहते क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अपने हमसाया ममालिक से दोस्ती हो और जंग और लड़ाई मार कुटाई ना हो। हम अगर जंग लड़ें तो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए लड़ें और हम अपनी जो जंग है वो माशी मैदान में लड़ें। हम तुम्हें मोदी का यार नहीं कहेंगे। हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए अमन चाहते हैं, दुनिया के लिए अमन चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें मोदी का यार नहीं कहेंगे। आज हम सारे यहाँ 28 मई का यौम तकदीर मना रहे हैं ना, तो आज हमें ये बात सोचनी चाहिए कि एक एटमी कुव्वत होने के बावजूद आज हम दर बदर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर हैं? आज हमारा नालायक आजम कशकोन लेकर इधर उधर क्यों घूम रहा है? आपको पता है इस मुल्क में इस वक्त जहां नालायक आजम की जाली हुकूमत है वहां पर कोई सरबराह नहीं आता, ना वो जाली आजम को बुलाता है। इसलिए नहीं आता, इसलिए नहीं बुलाता कि ये कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ है। याद है ना जब एटमी धमाके किए थे कितनी कड़ी पाबंदियां लगी थी पाकिस्तान में। नवाज शरीफ ने तो उन पाबंदियों के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया ना। उसने तो कड़ी पाबंदियों के बावजूद मईशत को गिरने नहीं दिया और एक
तुम भिखारी आजम हो कि 6 अरब डॉलर के लिए मुल्क को IMF के हाथ गिरवी रख दिया। भाइयों, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब नालायकों के हवाले जो क्रिकेट खेलते खेलते मैदान से उठ के आ जाते हैं और साजिशों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं, जब ऐसे नालायकों, नाअहलों और नालायक आज़मों के हाथ में हुकूमत दोगे तो मुल्क का यही हाल होगा। तुम कहते थे ना, तुम कहते थे कि तुम्हारे बकौल जब मुल्क में चोरी हो रही थी, जब मुल्क में हर लीडर चोर था, तो फिर महंगाई नीचे क्यों आ रही थी? क्यों उस वक्त सड़कों के जाल तक बिछ रहे थे? तुमने एक ईंट भी लगाई पाकिस्तान में, एक ईंट। हर पाकिस्तानी को कर्जों के बोझ से लाद दिया, मगर उस कर्जे से तुमने क्या एक ईंट भी लगाई पाकिस्तान में? उस वक्त बकौल तुम्हारे, जब पूरे मुल्क को लूट के खाया जा रहा था, बिजली की कीमतें भी नीचे आ रही थी, बिजली के कारखाने भी लग रहे थे, सीपेक के जरिए धड़ाधड़ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, मोटरवेज का जाल भी बिछ रहा था, सड़कों का जाल भी बिछ रहा था। उस वक्त स्टॉक मार्केट ऊंचाइयों को छू रही थी, एशिया में अपना नाम बना रही थी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे, और तुम कहते थे ना जब मैं आऊंगा तो मेरी शक्ल देख के लोग टैक्स दे दिया करेंगे। तो बकौल तुम्हारे जब मुल्क को लूटा जा रहा था, उस वक्त टैक्स कलेक्शन दुगनी हो गई थी और तुम्हारे वक्त में टैक्स कलेक्शन का हाल बकौल तुम्हारे जब जाली सादिक और अमीन की हुकूमत है, याद है ना कि कैसे साज बाज करके इसने अपने आप को जाली सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाया था, याद है ना? अब तो जाली सादिकों और अमीनों की हुकूमत है। तो बताओ जरा मेरे भाइयों, अब बिजली की कीमत कहां पहुंच गई? अब आलू, प्याज, टमाटर, चीनी, नींबू की कीमत कहां पहुंच गई? अब स्टॉक मार्केट रोज बरोज नीचे क्यों जा रही है? अब गैस की कीमतें क्यों ऊपर से ऊपर जाए जा रही हैं? मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी में, उसमें एक 5-6 खवातीन थी, वो रमजान बाजार में बेचारी लाइनों में लगी हुई थी 1 किलो चीनी के लिए। और कहा ये वही रमजान बाजार है ना जिनको शहबाज शरीफ ने AC लगाकर ठंडा किया होता था। वहां पर एक खातून कह रही थी कि मैं 3 घंटे से लाइन में लगी हूं, 1 किलो चीनी मिली है मुझे। मेरे घर में चाहे 8 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 15 बच्चे हो, मुझे सिर्फ 1 किलो चीनी मिली है। और इसके बाद अगर मुझे 1 किलो प्याज की जरूरत है तो कहते हैं फिर से जाके लाइन में लगो। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। और फिर अपने वजीरों को कहता है, जितनी मीटिंगें ये नवाज शरीफ के बारे में करता है ना, ये जो नालायक आज़म है ना मेरे भाइयों, ये खौफ में मुब्तला है। और जैसे जब इंसान गुनाह करता है ना, जब इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाता है, तो उस गुनाह की सबसे पहली सजा ये होती है कि इंसान के दिल से सुकून उठ जाता है। इसी तरह जो चोर दरवाजे से आया, जो वोट चोरी करके आता है, जो धांधली के जरिए आता है, वो खौफ में जीता है, वो खौफ में सांस लेता है, वो खौफ में हुकूमत करता है। और फिर कहता है
कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। ओ भाई, तुमसे एनआरओ मांग कौन रहा है? जो खुद हर बात पे किसी का मोहताज हो, किसी की आंखों के इशारे की तरफ देखता हो, वो किसी को एनआरओ क्या देगा और उससे कोई क्या मांगेगा? भाइयों, ये तो बताओ जरा मुझे। वो तुमकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुमकी चोरों की सरकार नहीं चलेगी। और मेरी बात सुनो। वो ये कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और तुम खुद किसी के मोहताज हो, तुम किसी को एनआरओ क्या दोगे? हजरत मियां मोहम्मद बख्श का कलाम है मेरे भाइयों। वो ये नालायक आजम को मैं बताना चाहती हूँ। हजरत मियां मोहम्मद बख्श फरमाते, मंगत कोलो मंगन वाला रहे हमेशा खाली। क्या? मंगत कोलो मंगन वाला रहे हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा होवे आप सवाली। तुम्हारी तो ये इज्जत है कि तुम्हारी बैटिंग ऑर्डर जो है ना, तुम्हारी गुजरा का जो बैटिंग ऑर्डर है, वो एक लम्हे में गरम बरम कर दिया जाता है और तुम मुंह देखते रहते हो। तुम एक लफ्ज नहीं बोल सकते। जिस दिन से तुम वजीर आजम बन के आए हो, तुम्हारी नजर नहीं उठती। तुम कौम की आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अवाम के बलबूते पे नहीं आए, तुम वोट के बलबूते पे नहीं आए, तुम साजिश करके आए हो। इसीलिए तुम्हें नवाज शरीफ को जेल में रखना पड़ता है। नवाज शरीफ बाहर हो तो तुम्हारी हुकूमत एक दिन नहीं चलती। ये है खौफ जिसमें तुम जीते हो। उसमें अगर जमात फैसला करके मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को नायब सदर बना देती है तो तुम्हारी टांगें कांपने लग जाती हैं। तुम फिर मैच फिक्स करके कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो, कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो। और भाई, अदालतों में क्या जाते हो? मरियम नवाज से, हमजा शहबाज से मैदान में मुकाबला करो। ये खड़ी है मरियम नवाज, ये बैठा है हमजा शहबाज। आओ, अदालतों के पीछे न छुपो, इदारों के पीछे मत छुपो, मैदान में मुकाबला करो। मुस्लिम लीग नून के शेरों से मैदान में मुकाबला करो। और जितनी तवज्जो देखो, पिछले 7-8 सालों से हर तकरीर में नवाज शरीफ, हर इंटरव्यू में नवाज शरीफ, हर धरने में नवाज शरीफ, कंटेनर पे नवाज शरीफ। और आज जब तुम्हें जाली हुकूमत मिल गई है तो आज भी तुम्हारे ख्वाब में नवाज शरीफ, वो जेल में बैठा है मगर तुम्हारे सर पे नवाज शरीफ सवार है। भाई, बाद में मुझे चीखना पड़ता भाइयों। तो इतनी तवज्जो जितनी तुमने नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, मरियम और हमजा पे दी है, जितनी लंबी मीटिंग्स तुमने नवाज शरीफ पर की है, इतनी तवज्जो तुमने पाकिस्तान के मसाइल पे दी होती तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। तो मेरे भाइयों, एक बात मैं आखिरी करना चाहती हूँ, एक बात, और वो ये है कि परसों जो कबायली इलाकों में कोटा में जो हादसा हुआ, वहां पर कुछ लोग जो है वो जान बहक हो गए। तो मुझे ये बताओ कि इस मुल्क में जो हुकूमत है वो कहीं नजर आई आपको? कहीं एक भी जालिए आजम की तरफ से एक भी बयान आया? अब फाटा जो है वो केपी का हिस्सा है, तो आपको केपी की हुकूमत कहीं नजर आई? बड़ी अजीब बात है भाई। वो कोई अस्करी फैसला नहीं था, वो सियासी फैसला था। और अगर
कहते हो कि रियासत पे हमला हुआ था, तो रियासत का सरबराह कौन होता है? कौन होता है रियासत का सरबराह? और अगर रियासत के सरबराह तुम थे तो तुम कहां थे? तुम कहां थे? क्यों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर तुमने अकेला जवाब देने के लिए छोड़ दिया? क्यों उनको तुमने मुतनाजा बनाया? क्यों तुमने उनको पीछे गायब रहकर उनको कटहरे में लाके खड़ा किया? जवाब दो, कौन जवाब मांगती है? बात सुनो, वो इल्जाम जो है वो 2 नेशनल असेंबली के एमएनएस पे लगा था ना, तो लीडर ऑफ द हाउस को आके जवाब नहीं देना चाहिए था? लीडर ऑफ द हाउस कहां छुप के बैठा हुआ है? याद है ना जब नवाज शरीफ ने ज़रबयात शुरू की थी, पूरी कौम को उसने अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे यूं खड़ा कर दिया था। जब रद्दुल फसाद लड़ा था तो नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम यूं खड़ा था अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे, तभी तो कामयाबी हुई थी। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है कि जमहूरी हुकूमत में एक इदारे को तुमने लाकर जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया और पीछे से तुम गायब हो? तुम सो रहे हो? कहां हो? उठो, चाहे जाली ही सही, तुम इस मुल्क के नालायकी आजम तो हो। अब एक आखिरी बात, जेल मेरे साथ बोलना ताकि कोर्ट लखपत में आवाज जाए हमारे लीडर को, जो आपका काम करे, जो आपकी खिदमत करे, जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकाले, वो तो सजा पाए, और जो पाकिस्तान को हर महाज पे नाकाम करे वो जजा पाए। अच्छा अब सुनो, उदास हम भी हैं अपने लीडर के बगैर, नवाज शरीफ के बगैर उदास हो ना? मेरे पीछे पीछे बोलो, उदास हम भी हैं एहसास के वीरानों में। सलाम पहुंचे हमारा तुम्हें जिंदानों में, सलाम पहुंचे हमारा तुम्हें कोट लखपत के जिंदानों में। तुम आओगे तो बहारें चमन में आएंगी, तुम आओगे इंशाअल्लाह तो बहारें चमन में आएंगी। बहुत से पौधे लगाए हैं गुलिस्तानों में, और ये बोलो मेरे पीछे, तुम्हारी कैद पे आजादियां निछावर हैं, तुम्हारी कैद पे आजादियां निछावर हैं कि तुम नवाज शरीफ, तुम अजीम हो हर दौर के इंसानों में।